नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश की राजनीति में अब चुनाव का जो बुखार है वो बिल्कुल चढ़ चुका है और मौसम भी एकाएक बहुत गर्म हो चुका है। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत या पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत। आम चुनाव है और 2024 में देश की तकदीर का फैसला होना है। एक तरफ विपक्ष लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ दिल्ली में चुनावी शंखनाद करती है, जिसमें इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं, नाम उन्होंने इंडिया ब्लॉक कहा है। और एक तरफ एनडीए की रैली होती है आज मेरठ में और प्रधानमंत्री उसको संबोधित करते हैं। और इसी बीच बातें ये निकल के आती हैं कि देश को 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो 2024 से जो शुरुआत की जाएगी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 100 दिन की कार्य योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि पहले इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेताओं को गलत आरोपों में जेल में ठूसा जा रहा है। और दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों की कुछ अपनी समस्याएं हैं, मसलन बुंदेलखंड की। और बुंदेलखंड की वो समस्या है जिसमें अगर बुंदेलखंड के लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से हो और बुंदेलखंड पर फोकस की जाए तो बुंदेलखंड भी इस देश के विकास में एक बड़ा योगदान दे सकता है। सवाल यह है कि आज भी बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों है। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक्स डीजीपी सुलखान सिंह, जो इस समय अलग बुंदेलखंड राज्य को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी भी बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, उनसे ही आज हम सुनते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री की यह मुहिम कैसे सफल हो सकती है और बुंदेलखंड के बेरोजगार युवा कैसे ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो सकते हैं और बुंदेलखंड भारत के विकास में एक बड़ा योगदान दे सकता है। सुलखान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बुंदेलखंड की समस्या पर वैसे तो आप तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, मैं उन मुद्दों पर नहीं बात करूंगा। आज हम बुंदेलखंड पर फोकस करते हैं। देश के विकास में बुंदेलखंड अपना 100% योगदान दे, इसलिए अलग राज्य बनना चाहिए। चुनाव के इस माहौल में आप एक मुहिम ये चला रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए दिवाकर जी, इसके मायने बहुत सिंपल हैं और उतने ही हैं जितने कि हमने अपने हैंडबिल में लिखा है कि बुंदेलखंड जो पिछले लगभग 60 साल से उपेक्षित है और ना मध्य प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही है, और जो भी नीतियां बनती हैं उनका बुंदेलखंड के धरातल से कोई खास ताल्लुक नहीं होता है। तो इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि जब तक ये अलग राज्य नहीं बनता है तब तक बुंदेली लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनको विकास करने का समुचित अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने अलग बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग शुरू की है और इसके लिए राजनीतिक दल का गठन इसलिए किया है कि ताकि हम सभी सीटों में चुनाव लड़ें और जो मुख्य पार्टियां हैं उनके लिए ये लाभकर या हानिकर हो कि वो बुंदेलखंड के बारे में अपना स्टैंड साफ ना करें। मैं फिलहाल सभी पार्टी के लोगों से मिल करके उनसे यही अपील करता रहा हूं और आपके माध्यम से भी मैं अपील कर रहा हूं कि वो बुंदेलखंड राज्य अलग से बनाए जाने के संबंध में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें। क्या अभी मैंने आज देखा है कि श्री रामनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनी है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनसे ही मिलूं और उनको अपना ज्ञापन सौंपूं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप इस मुद्दे को आप शामिल करिए, क्योंकि आप तो मुख्य पार्टी हैं और आप इस पोजीशन में हैं कि आप बुंदेलखंड राज्य बना सकते हैं। तो इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है और आप इसमें अपना स्टैंड साफ करिए। तो आपको लगता है कि सिर्फ राजनाथ सिंह से मिलने या भारतीय जनता पार्टी के ही प्रयासों से बुंदेलखंड बनेगा? आपने अभी कहा कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों से मिल रहे हैं। जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ बुंदेलखंड को लेकर के इतना चिंतित होती तो वह बुंदेलखंड इतना उपेक्षित रहता क्यों? बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तक सिवाय बहुजन समाज पार्टी के कोई राजनीतिक पार्टी अलग बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की पक्षधर नहीं रही है और समाजवादी पार्टी तो विरोध ही करती रही है छोटे राज्यों का। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि कुछ छोटे राज्य बनाए हैं पूर्व में, लेकिन वह तक बुंदेलखंड या यूपी के विभाजन पर ये भी लोग भी सहमत नहीं है।
तो इसलिए अपील तो मैं सभी से कर ही रहा हूँ, इसलिए कि ये ज़रूरी है राजनीतिक रूप से। और भाजपा के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा इस पोज़ीशन में तो है ही कि वो चाहे तो इसी वक़्त बना सकती है, उनका पार्लियामेंट में बहुमत है, उनका मध्य प्रदेश में बहुमत है, उनका उत्तर प्रदेश में बहुमत है। तो इस समय तो बीजेपी ही ऐसी सक्षम पार्टी है जो बुंदेलखंड राज्य गठन कर सकती है। इसमें सर आपने दो बातें कही कि बीएसपी चाहती है कि अलग बुंदेलखंड राज्य बने। क्या बीएसपी से भी, क्योंकि और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सक्षम पार्टी है। अब ये तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद ही डिसाइड होगा ना कि ये जो सक्षम पार्टी है इसकी सक्षमता आगे 5 साल तक निर्भर रहेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी भी अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ये शामिल करे, इसके लिए भी क्या आप मायावती से मुलाकात करेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि अब वो समर्थक है कि नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत पहले उन्होंने किया था, उसके बाद मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ है और अभी तक भी संपर्क नहीं हुआ है, हम्म। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो एक व्यावहारिक पक्ष है कि सभी दलों से इसकी अपील की जाए, सभी लोग जो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये स्टैंड क्लियर करें। लेकिन बीजेपी दोनों राज्यों में बहुमत में है और पार्लियामेंट में बहुमत में है और 2024 में भी इन्हीं के अच्छे चांसेस हैं। हम्म। तो मुझे तो इन्हीं से उम्मीद है और मेरी अपील भी इन्हीं से है कि इसमें करेंगे। तो अपनी बात को रखने के लिए आपने कहा कि आपने एक राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान कर दिया है। आपकी राजनीतिक पार्टी के बारे में अपने कुछ बताएंगे जो गठन किया है आपने? मैंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल गठन करने का ऐलान किया था नवंबर 2023 में। हम्म। लेकिन चुनाव के पहले इतना वक्त नहीं था मिला हम लोगों को कि हम लोगों के संसाधन और हमारी जनशक्ति ऐसी हो सके कि हम सब चुनाव लड़ पाए। फिर भी हमारा अभी भी प्रयास है कि हम 8 लोकसभा सीटें जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उनमें चुनाव लड़ें इसी बार। हम्म। तो देखिए कितना हम लोग कामयाब होते हैं। तो उसके लिए तो आपको लेकिन सिंबल वगैरह की मैं जरूरत। दूसरे दलों से अपील करना तो मैं इसको इस समय प्रमुख समझता हूँ, तो इसलिए मैं करता हूँ अपील। नहीं, उसके लिए सिंबल वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी और ये सब सारी तैयारी आपकी हो चुकी है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। सिंबल की बात तो तब आएगी जब हमारे पास कैंडिडेट्स हों, हमारे पास जी। पर्याप्त लोग हों। जी। मैंने आपको बताया कि नवंबर में मैंने घोषणा किया था, तो इतना टाइम नहीं था और राजनीतिक दल बना करके और चुनाव लड़ने का मतलब है कि काफी संख्या में इतने कार्यकर्ता हों आपके पास में, हम्म। सक्रिय कार्यकर्ता। हम्म। तो खाली वोटर तो है ही है जो है लोग, और जनता में इसका बहुत ज्यादा समर्थन भी है हमारे पक्ष का। हम्म। लेकिन उस समर्थन को कंक्रीट शेप में लाने के लिए हमारे जन संसाधन और अन्य संसाधन अभी इतने नहीं हैं। फिर भी हमारा अभी प्रयास है कि नॉमिनेशन के टाइम तक हम लोग कुछ कर पाए इसमें। आपका प्रयास है कि अलग बुंदेलखंड राज्य बने। हमने इसके पहले भी आपसे एक मुद्दे पर बात की थी, तो हमने बोला था कि क्या अलग बुंदेलखंड राज्य बन जाने से बुंदेलखंड की जनता की वो अपेक्षाएं, खास करके नवयुवकों की अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी? क्या ऐसा फोकस्ड होगा जिससे राज्य बनने पर वो चीजें ज्यादा आसानी से हो सकती हैं? देखिए, सारी नीतियां जो बनेंगी अगर अलग राज्य बनने से, वो बुंदेलखंड की जरूरतों के हिसाब से बनेंगी। जो क्षेत्र हमने बुंदेलखंड राज्य के लिए रखा है, वहाँ की भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, कृषि संबंधी, आय संबंधी, शिक्षा संबंधी, रहन-सहन, सांस्कृतिक रूप से, इन सभी पहलुओं से वो बुंदेलखंड क्षेत्र वो एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है। सब लोगों की नाते रिश्तेदारियाँ, जो बैन व्यवहार है, बोलचाल है, भाषा है, लोकल भाषाएँ हैं, ये सब एक जैसी हैं। हम्म। तो उसके बाद जो भी योजनाएँ बनेंगी वो उसी हिसाब से फ़ोकस करके बनेंगी। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दे दूँ। जल व्यवस्था के लिए अभी तक वहाँ जो लोकल ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए, वैसी योजनाएँ नहीं बन रही हैं। हम्म। जबकि बुंदेलखंड के लिए केवल एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि बरसात के पानी को बहने से रोक करके उसको जमीन पर रोक लिया जाए और उसको जलाशयों में, तालाबों के रूप में, बांधों के रूप में उसको रोक कर रखा जाए, जिससे भू-जल स्तर बढ़ सके। हम्म। जमीन में पानी का स्तर बढ़ सके, तो कृषि का उत्पादन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा हमारा। हम्म। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा करेंगे ज़्यादा, खर्चा करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। जो अगर आदमी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तेज होगा आमदनी बढ़ने से, तो जो मजदूर बिल्डिंग बनाने के लिए दिल्ली और हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो मजदूर यहाँ पे काम करेंगे।
इस तरह से लोगों को एक चक्र शुरू हो जाएगा, जो ये स्पाइरल चक्र होता है, ये बढ़ता जाता है और इससे विकास बढ़ता जाता है। मैं जब भी विकास की बात करता हूँ, मेरा विकास से मतलब है कोई ऐसी योजना जिससे लोगों की रोजगार और आमदनी बढ़े। ऐसा विकास किसी काम का नहीं है जिससे लोगों की आमदनी न बढ़े। बुंदेलखंड जो है इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और हमको इससे कोई लाभ नहीं मिलता है कि हमको आप जो है एक नल लगवा दें वहां पर या एक तो एक्सप्रेस वे बना दिया आपने, या इससे हमको कोई लाभ नहीं बुंदेलखंड को, और न कोई लाभ मिलेगा इसको। नियर फ्यूचर में कभी कुछ मिलने की संभावना नहीं है। हमारे यहाँ दो प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। पहला, जल का स्तर बढ़ाया जाए, पानी की व्यवस्था हो जिससे कृषि का उत्पादन बहुत जल्दी बढ़ेगा, और दूसरा, उद्योग धंधे वहां लगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और लोग पलायन करके बाहर न जाएं। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि लोग यहाँ से 12-14 हजार 15 हजार की गार्ड की नौकरी करने के लिए, चौकीदार की नौकरी करने के लिए गुजरात में, सूरत, अहमदाबाद, बम्बई जाते हैं। क्या बुंदेलखंड का आदमी चौकीदारी ही करता रहेगा जिंदगी भर और वही बाहर जा करेगा? मजदूरी के लिए करीब 5 से 7 लाख मजदूर एनसीआर क्षेत्र में है इस समय, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र का। बिल्डिंगों में काम नहीं है, जो आदमी बेलदारी तक बाहर जाके कर रहा है उसको बेलदारी काम नहीं मिल रहा है बुंदेलखंड में। इन योजनाओं से क्या लाभ है हम लोगों को? कोई लाभ नहीं है। पाइप पाइप बिछाए जा रहे हैं, वो जेसीबी से खुदाई हो रही है उसकी, जो है कोई मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को। तो ये इस तरह की योजनाओं से बात नहीं बनती है। वो योजनाएं वो लोगों को धरातल पर लेके बनती ही नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब अलग बनेगा तब ये फोकस आएगा। प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र आपको एक और मोदी छोटा उदाहरण दे दूं जरा सा, कि मैं इसको कई बार कहता हूं कि बुंदेलखंड में जैसे 4 यूपी के बुंदेलखंड में 4 विश्वविद्यालय हैं। किसी भी एक विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड का निवासी जो है वाइस चांसलर नहीं है। बुंदेलखंड का कोई भी शिक्षक जो है बाहर कहीं वाइस चांसलर नहीं है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 6-7 मेंबरों में से एक भी मेंबर बुंदेलखंड का नहीं है। तो ये होता क्या है कि वो इतना दूर पड़ जाता है पॉलिटिकली, और इतना पॉलिटिकली वीक पड़ता है बुंदेलखंड शेष उत्तर प्रदेश और शेष मध्य प्रदेश की तुलना में। 403 सीटों में 19 सीटें क्या महत्व रखती है आप समझ सकते हैं। लिहाजा ये ध्यान में नहीं आता है, लखनऊ से ये बात समझ में नहीं आती है, लोगों की पॉलिसियां बिगड़ जाती हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आप बीजेपी से, मैं कहता हूं कि अगर आप बुंदेलखंड बना देते हैं तो आप ही सरकार बनेगी वहां पर, मेरी सरकार नहीं बन जाएगी। आपकी सरकार बनेगी तो आप ही अच्छा करेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बीजेपी खराब काम कर रही है, वो हो ही नहीं सकता फोकस बिगड़ने से, फोकस ही नहीं बन सकता है। केंद्र बिंदु में वहां का धरातली हकीकत नहीं आती है केंद्र बिंदु पे। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जब तक बुंदेलखंड राज नहीं बनता है तब तक किसी भी योजना कोई लाभ हमको नहीं मिल सकता है, और रोजगार और कृषि उत्पादन की समस्या वहां की सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर अभी चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं पाए हैं, आपके सामने जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही होंगी और विशेष करके धन की भी समस्याएं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, अभी वो चीज़ें नहीं, आप कह रहे हैं जन समर्थन है, आप एक ऐसा ब्लॉक क्यों नहीं बना सकते सर कि बुंदेलखंड की जनता एक ही मांग रखे किसी पार्टी के नुमाइंदे से, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री का भी कोई रैली होगी कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनेगा अगले आने वाले 5 सालों में या जब तक भी, इसके लिए एक मुहिम की जरूरत है। क्या जनता आपके साथ आ चुकी है इस मुहिम के लिए, या अपने आप को इसके लिए आपने तैयार किया है? जितने लोगों से अभी तक हम संपर्क कर पाए हैं, आप जैसे आप कह रहे हैं कि धन की समस्या होती है, तो अभी तो हमारे सामने ये समस्याएं आई रही हैं कि हमको तो डीजल पेट्रोल के लिए भी पैसे की कमी पड़ जा रही है, तो हम दौरा भी नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो खैर ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप अपने सांसदों विधायकों से ये बात कहिए। रैली में देखिए कोई जनता कुछ कह नहीं पाती है, अगर जनता रैली में शोर मचाए कुछ बात कहती है तो पुलिस वाले उनको बैठा देते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं। तो अपने सांसद और विधायक से ही आप कह सकते हैं, आप रैली में किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, इसलिए मैं सभी सांसदों विधायकों से भी जाके मिलता हूँ जब जेल में जाता हूँ, और उनसे भी मैं अपील करता हूँ और जनता के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ जितनी हमारी पहुंच हो रही है अभी, कि आप अपने सांसदों विधायकों के थ्रू ये डिमांड को रखिए। और चांस ऐसा है कि इस समय बुंदेलखंड के 8 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो फोकस ऑफ अटेंशन अच्छा है। इससे हमारी बात तो ऊपर तक पहुंच रही होगी, इन सांसदों के जरिए भी पहुंच ही रही होगी। मुझे विश्वास है कि जब ये लोग कहते हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये बात कहते होंगे। तो
ये बात हम जनता के थ्रू और जनप्रतिनिधियों के थ्रू ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो कमेटी है जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह बने हैं, कब तक मुलाकात होने की संभावना है आपकी? हमारी आकांक्षा है, संभावनाएं तो हमारे पास भी बहुत कम है। हमारी आकांक्षा है जल्दी आज ही कल में मुलाकात हो, ताकि उनको भी हमारी बात कंसीडर करने का मौका मिले। और देखिए मुलाकात कैसे होती है। मायावती जी से भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का तो समर्थन है कि अलग मेरा मेरा प्रयास तो सभी से मिलने का है, लेकिन देखिए क्या होता है। जी। एक्चुअली मेरे चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी बहुत पर्सनल संबंध नहीं रखता था, तो इसलिए मेरे किसी पार्टी में ऐसे कांटेक्ट नहीं है कि मैं इनके टॉप लीडरशिप से तुरंत मुलाकात हो जाए। हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो ये समस्या हमारे सामने है। हमारे पास ऐसे आदमी नहीं है, ना कांटेक्ट है कि हम तुरंत मुलाकात कर लें। फिर भी हम प्रयास करेंगे। पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा हम भी दिलाते हैं कि हम आपके मुहिम में साथ हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की माटी जो है वो पूरे देश को ताकत देती है, वीरों की धरती रही है, और मुश्किलों से लड़ करके जीने का जज्बात जो है वो बुंदेलखंड से आता है। और सुलखान सिंह सर, आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम में बुंदेलखंड की जनता भी जुड़े और यूथ वहाँ का जुड़े, और क्या है वहाँ के यूथ्स की समस्याएं, जैसा कि अभी तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेट। एक चीज मैं बीच में असर कर दूं। जी। विगत चुनाव में सुश्री उमा भारती जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड राज बनाए जाने की बात अपनी रैलियों में वहां कही है, उस क्षेत्र में। तो ये बात विभिन्न संगठन जो है अभी अब भी उठा रहे हैं उनके पुराने सबूतों के साथ में। तो मेरा जिस माध्यम से भी, आपके माध्यम से ये बात अगर पहुंचती है इन तीनों महानुभावों के समक्ष, और बीजेपी क्योंकि इस समय पार्लियामेंट में सब जगह बहुमत में है, तो मेरी अपील अगर पहुंचती है तो वो अपने वचनों का ध्यान करें। और फिलहाल सृजन नहीं कर सकते हैं तो घोषणा करना इस समय मना है, बंद रोक है इस समय। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही शामिल कर दें कि चुनाव जीतने के पश्चात वो बुंदेलखंड राज्य गठन करेंगे, तो उनका उनका जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से इसमें उम्मीद है। अभी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके मुहिम और बुंदेलखंड के संदर्भ में हर एक जानकारी देश की जनता को बताने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के माध्यम से हर तक वीडियो पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये वीडियो पहुंचे, और वो याद करें कि उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि की है पहले कि अलग बुंदेलखंड बने। आपके इस मुहिम में हम कदम से कदम मिला करके सुल्खान जी आगे बढ़ेंगे। सर, आपने हमसे बात की और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे विभिन्न मुद्दों पर, इसी आशा के साथ मैं अब आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों ने, आपने देखा कि किस तरीके से एक्स डीजीपी सुलखान सिंह पूरे व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश कर रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से। और समाजवादी पार्टी से बहुत आशाएं नहीं है, लेकिन बीएसपी से उनकी आशाएं हैं। क्या उनकी आशाएं सफल होंगी, फलीभूत हो पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हार्ट ऑफ भारत का ये वादा है कि उनकी इस मुहिम में वो साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।